अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में ताहिर मलिक साहब और इस्सार राना साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की बासगश है, हकीकत क्या है। लोग कह रहे हैं कि मुतादिद जो हैं वो ग्रुप्स बन चुके हैं पीटीआई में, तो माजरा क्या, इस पर डिस्कस करेंगे। जबकि साथ ही साथ अगर हम देखें तो शेर अफजल मरवत साहब पिछले दिनों काफ़ी इस बारे में बातें कर रहे थे। अब जो है वो शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि पार्टी में सीनियर रहनुमा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि फवाद चौधरी जो कि पार्टी में तो मौजूद नहीं है लेकिन मैदान में आ चुके हैं और कहते हैं कि जो पीटीआई के हालात हैं ना वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, पीटीआई में अब तो फूट पड़ चुकी है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि आईएमएफ का जो है वो बजट 2024 में आवाम के लिए कितना बोझ रखा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े बरमला कहा था कि हम आईएमएफ के साथ जो है बात करके जो है उनके साथ मुआहदे करके उनकी तजावीज़ लेकर जो है हम ये सारा बजट प्लान कर रहे हैं। तो आखिर एंड ऑफ द डे आवाम पर ही सारा बोझ पड़ा है। गरीब कहता है कि बिजली के बिल अदा करें, गैस के बिल अदा करें, खाना खिलाएं बच्चों को, क्या करें। साथ ही साथ बात रही है कि आम इंतखाबात के चंद माह बाद ही मुल्क में एक बार फिर से इंतखाबात का मुतालबा करें मौलाना फजल रहमान। तो क्या हमारा मुल्क इस टाइम जब हमारा मुल्क मुआशी अदम इस्तेहकाम की जानिब है, क्या इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है? इस पर डिस्कशन के तो आज का प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं राना साहब से। राना साहब, क्या कहते हैं कि जब तक तो शेर अफजल मरवत साहब इस तरह की बातें करते समझ में आता था कि भाई उनको कोई नाराज़गी है, उनको कोई उनके इख्तलाफात हैं पार्टी में, लेकिन अब जबकि फवाद चौधरी साहब भी जो कि मैदान में है ही नहीं, पार्टी में है ही नहीं, वो भी आ चुके हैं, वो भी कहते हैं, और साथ साथ शौकत यूसुफजई कह रहे हैं कि पार्टी में सीनियर रहनुमा को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। तो इससे एक बात तो साबित हो गई है कि बैरिस्टर गौहर कितना भी कह लें, कितनी तावीलें दे लें, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा देखिए, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। एक बात को आप ज़रा समझें, वो कोई एक सीजनल पॉलिटिशियन नहीं है। उनको तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत चेयरमैन बनाया गया था, और क्योंकि वो एक बहुत आला पाए के वकील हैं तो उसका मकसद ही ये था कि क्योंकि पीटीआई पूरी को सामने ही अदालतों का था, मुकदमात का था, ठीक है ना। तो ऐसे में कोई सियासतदान को भी अगर आप बनाते तो वो वहां रह ही नहीं सकता था। देखे ना, पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है वो सारी या तो जेलों में है या फरार है या माफी मांग के या किसी तरह वापसी की है उसने, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिटिकल फेस बनता तो वो उठा लिया जाता, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो फिर एक स्ट्रेटेजी ये थी कि जी इन लोगों को ले आया जाए, ये लोग आ गए। अब पीटीआई एक उस फेज में से निकल चुकी है, ठीक है, ठीक है ना, जहाँ गिरफ्तारियां, मुकदमात, तशद्दुद, प्रेस कॉन्फ्रेंसें उससे निकल आए। मैं जो ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनकी कमिटमेंट पे कतन एक भरोसा नहीं बराबर नहीं, शक नहीं रखते, ठीक है ना। लेकिन जो लोग मुख्तलिफ हालात में पार्टी छोड़ के गए, राइट, मैं उनको भी मुकम्मल तौर पे ये नहीं कहता कि जी ये लोग तो बड़े बुरे हैं जो चले गए। हर शख्स की एक लिमिट होती है तकलीफ बर्दाश्त करने की या मुसीबत बर्दाश्त करने की। हर शख्स इमरान खान नहीं है। तो अगर कुछ लोगों को जिनको मार पीट करके, डरा धमका के, ब्लैकमेल करके वो उन लोगों को पार्टी छुड़वाई गई, तो वो तो उन्होंने मजबूरी की हालत में ऐसा किया, ठीक। अगर अब वो वापसी करते हैं और ये सबको पता है कि इन्होंने कोई दिल से पार्टी नहीं छोड़ी थी, मजबूरन छोड़ी थी, ऐसे ही है, तो मैं नहीं समझता कि पार्टी को तो इस टाइम जरूरत है। उसकी रीजन सुन लें कि इस वक्त जो पार्टी में लोग हैं वो सियासतदान नहीं है, वो सारे या तो वकील हैं या थोड़ा सा अपग्रेड हुए लोग हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आज दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो बजट जो था पास होना था, यानी अगले इन पिछले 24 घंटों में। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल होने जा रहा है। अच्छा, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है पीटीआई की, वो आज क्या रेजोल्यूशन पास कर रही है कि जी पार्टी में किसी और बंदे को हम नहीं आने देंगे। इस लेवल पे पीटीआई चली गई है। आपको तो आज बजट पे बात करनी चाहिए थी, पूरी कौम जो थी रो रही थी। सुप्रीम कोर्ट तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो ग्रुपिंग वाली बात है ना, वैसे तो है ये डेमोक्रेटिक, यहाँ पे मुख्तलिफ ख्याल लोग होंगे, इसी तरह ही होगा। लेकिन ये देखे ना कि जो आपके सेक्रेटरी इतलात हैं
क्या नाम है उनका सेक्रेटरी इत्तलात का, हसन जिनके वो हसन रऊफ साहब ने, उनके वो मेरा पार्टी से 7.5 लाख रुपए लेते हैं, वो पेड इन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तर्जुमान है मेरे ख्याल में। तो उनकी कमिटमेंट ऐसे वैसे नहीं हो सकती ना, जैसे कोई मार खाने वाले की, जेल भुगतने वाले की हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप भी चाहती भी नहीं है कि इमरान खान बाहर है। ठीक, उनका दाल दलिया ही नहीं चलता अगर इमरान खान बाहर आ जाता है, फिर तो सब खत्म, बोने खत्म हो जाएंगे ना। ऐसे ही है, ठीक है। और इमरान खान आएगा तो वो तो अपने पॉलिटिकल गेम खेलेंगे। तो इन हालात में अब जरूरत है पीटीआई को भी ऐसी लीडरशिप की जो ऑल आउट जा सके। हाँ, नहीं ऑल आउट जा सके। अब इनका इम्तहान है ये जो जलसा करने जा रहे हैं, अब जलसा कितना कामयाब होता है उससे उनकी तंजीमी सलाहियत का पता चल जाएगा। लाहौर में भी ऐलान किया उन्होंने जलसे का, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस वक्त सियासी चेहरों की जरूरत है, पॉलिटिकल फिगर्स की जरूरत है, और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबको पता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कैसे। ठीक, बिल्कुल। मलिक साहब, पीटीआई की मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी की रिहाई मुमकिन नहीं है, फवाद चौधरी साहब ऐसा बयान दे रहे हैं, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, आपको भी यही लगता है कि पीटीआई की क़यादत जो है मौजूदा वो नहीं चाहती कि वो बाहर आए? चाहना ये ना चाहना मेरे लिए ये बड़ा सिंपल सा ऐसे सवाल है कि चाहती क्या है। इसका मतलब है कि इनके पास इतनी पावर है कि उसको जो छुड़वा लें, मगर अगर वो चाहते नहीं है तो आप इस इंटरेक्टली आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान की चाबी उनके पास है, तो वो सोच रहे हैं यार खोली कि ना खोली, दुनिया इतनी आसान नहीं है। जो 9 मई के बाद हुआ ये मुझे तो इस फिलॉसफी में कोई जान नज़र नहीं है। इशू ये नहीं है, इशू ये है, इशू फिर लीडरशिप का है कि पार्टी में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक है नया स्कूल ऑफ थॉट जो नए लोग आए। नए लोग कौन आए कि जब 9 मई में सारे जो पॉलिटिकल फेसिस है वो अंडरग्राउंड हो गए, तो उनका कहना है कि हमने बगैर पैसे के खां के मुकदमात किए, हमने भी प्रेशर लिया, और सचमुच उन्होंने भी लिया, उन्होंने भी मार खाई है। अब इशू ये हो गया कि 6 महीने साल के बाद सबको समझ आ गई है कि इस रियासत को आप अदालत से नहीं निपट सकते। आपके जी मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, मैं बैरिस्टर हूँ, मुझे 3 कानून आते हैं, सब ने खां को 10 दफ़ा कहा कि इस मुकदमे में हम ये कर दें। यार ये आपको बात समझ होनी चाहिए कि जब आप पाकिस्तान की बात करें, ये एक ऐसी रियासत है जो दुनिया की हर रियासत है उसके पास वो एक पूरी फैक्ट्री है, जितने मर्जी केसेस आप में बनाइए। ऐसे ही आप मतलब यहाँ पे मेरे से ये बना सकते हैं कि इस बंदे ने जो पानी पिया वो गलत हाथ से पिया, कानून आप पे मुकदमे ही डालना है ना। तो अब उनको ये समझ आई 1 साल के बाद, जो उनका कॉन्फिडेंस था कि हम इस सिस्टम से लड़ सकते हैं, और उनको ये भी शक था कि कुछ जजेस की भी सॉफ्टनेस हमारे पास है, कुछ आ रहा है। वो एक तो वो फुल स्टॉप लग गया, और उसको मैं समझता देखें वो पॉलिटिकली किस तरह फवाद ने गेन किया। फवाद ऐसे 1 साल चुप रहे, आते ही उसने एक छिक्का लगा के सारी पार्टी को परेशान कर दिया, क्यों उसने फौरन एक ऐसा इशू छेड़ा है जो कारकुन के दिल को लगा है। कारकुन को उसने ये बताया कि यार ये लीडरशिप ये सारे कुछ है, हमने किस लिए करना है, अगर हाँ ही बाहर नहीं आता तो हमने क्या ये इस तरह असेंबली को हमने क्या करना है, तो हमने ये करना है। अब उससे ये हुआ है कि बिल्कुल एक क्लियर कट डिवीजन हो गई है। एक पुराने लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम ये है मेजॉरिटी के, उन्होंने एजेंसियों के प्रेशर पे पार्टी के साथ ज्यादती की है। अब ये जो पुराने लोग हैं ना, ये अपना एक केस लेके आ गए, वो कहते हैं ठीक है तो ये नए क्या कर रहे हैं। तो मेरा आर्गूमेंट, मेरा कंक्लूजन इस पे ये है कि ये फेलियर ऑफ इमरान खान है कि आपको पता है लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप होती है कि आपको पता चलता है कि ये जो ग्रुप है इसने मुझे वकालत में काम दिया है, इन्होंने 9 मई के मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है, इन्होंने मेरे साथ 25 साथ दिया। अब खान ने ग्रे एरिया में काम डाल दिए। खान ने क्या अभी कमेटी बना दी है, वो कमेटी में 7-8 लोग हैं, वो सारी लिस्ट देंगे खान को, हाँ उसमें बताएगा कि ये आ सकता है ये नहीं आ सकता। मगर उसके साथ खान एक बहुत बड़ी यहाँ तो बड़ी इंटेलिजेंट गेम है या बड़ी नेगेटिव गेम है, वो ये है कि मेरी रिहाई के बाद फैसला होगा ये कब आएंगे, लिहाजा ना वो जिंदा है ना वो मुर्दा है। राना साहब, आपको क्या लगता है बानी पीटीआई ने जैसे कहा कि पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी जो है उन्होंने रोक दी है, जबकि कल हम एक देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि अगर बानी पीटीआई चाहेंगे कि उनको वापस वेलकम करें तो हम उनको खुश दिल के साथ जो है उनको हम वेलकम करेंगे और पार्टी में खुशामदीद कहेंगे। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप हो सकता है कि वो वापस आएँ और ये उनको ओके कर दें? देखें, मैं जो आखिरी मुलाकात सहाफ़ियों की हुई थी ना इमरान खान से, उसमें मैं भी शरीक था। तो मेरी एक बात के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने सवाल किया कि जो लोग जा रहे हैं आपको दुख तो हो रहा होगा इसका। तो उन्होंने कहा कि मैं ना, मुझे श्री मज़ारी का बड़ा दुख है जाने का, जिन हालात में वो गई। फिर उन्होंने मुसर्रर जमशेद चीमा का भी
नाम लिया कि, और वो फिर एक दो और ख़वातीन थी, नाम मेरे नहीं आ रहा, जिनके बच्चों की वजह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। और फवाद चौधरी के लिए मुझे याद है जुमला, उन्होंने कहा था कि वो बड़ी मेहनत कर रहा है। अब ये वो कोर टीम थी इमरान खान की, और इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मुझे दुख हुआ, तो इसमें फ़ारूक हबीब का नाम नहीं लिया था उन्होंने। हाँ जी, ऐसा ही है। तो बात यह कि इमरान खान के जो करीब लोग थे जिन्होंने मिल के ये सारी जमात को बनाया था, अगर वो समहाउ चले भी गए किसी वजह से, जो मैं फिर आपको कह रहा हूँ जो वक्त की जरूरत है, एक बात याद रखिएगा, अभी तारीख खामोश है, ठीक है ना। समहाउ कुछ रीजंस की वजह से लोग नहीं बोल रहे, ठीक है ना। हालांकि ये पाकिस्तान की जमहूरियत की सबसे बड़ी बदकिस्मती है ऐसे ही कि लोग इस सतह पे खौफजदा हो गए हैं कि वो बात करते हुए डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है ना। लेकिन कल को जब कहानियां खुलेंगी तो बड़ी भयानक होंगी, याद रखिएगा, और इतनी भयानक होगी कि हम अपने बच्चों को नहीं सुना सकेंगे वो कहानियां। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इमरान खान ने जो फैसला किया कि ये मेरे आने पे सारा कुछ होगा। अब इमरान खान की आप स्ट्रेटजी और जहानत का अंदाज़ा करें कि एक तरफ उसकी टीम है जो वकला की है और पार्टी लेके चल रही है, एक तरफ उसकी वो टीम है जो उसके पुराने खिलाड़ी हैं, हाँ, और वो भी वापसी कर चुके हैं, यानी उस ट्रायल से निकल के वापस आ चुके हैं। वो जो एक तो पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कशन क्या हो रही है, पीटीआई ये ग्रुप बन गया जी, पीटीआई यूसुफजई ने कह दिया, पीटीआई फला ने कह दिया। पाकिस्तान की सियासत का नाम सिर्फ पीटीआई है, बाकी सियासी जमातें जो हैं वो खैरात में मिली हुई और जो बकौल जावेद लतीफ़ के कोटे पे मिले हुए, और क्या कहते हैं बकौल बाकी लोगों के जो कुछ भी है जैसे मिला है, फजलुर रहमान भी बताते हैं, तो वो उस तरह के लोग हैं। एक तरफ ये लोग हैं जो अपने जमहूरी हक के लिए फाइट कर रहे हैं, 2 ग्रुप बन जाए, 3 ग्रुप बन जाए, वो घूमेंगे इमरान खान के गिर्द। इमरान खान से माइनस होके सब ज़ीरो हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो खटक हो, चाहे वो महमूद खान हो, कोई भी हो, इमरान खान से हटके सब जीरो है। लेकिन राणा साहब, अगर इस तरह ग्रुप बनेंगे तो पार्टी को तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ना, इफेक्ट तो होगी पार्टी केड़ी कोई आइसक्रीम फैक्ट्री है जिन्होंने नुकसान हो जाएगा 2 ग्रुपों की लड़ाई ना, ठीक है ना जी। ये मीडिया का दौर है, आप जितना डिस्कस करेंगे कुछ नहीं डैमेज होता। ये कहता हूँ पीटीआई की सारी इमारत आप तोड़ दें इस तरह करके, या तोड़वा दें, ठीक है ना, जो ताकतवर हैं सब कुछ तोड़वा दें। जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा उस दिन एक नवा निकोर महल फिर खड़ा होगा। ठीक, मलिक साहब क्या समझते हैं आप, जैसे कि अभी राणा साहब ने भी कहा है, और पार्टी के जो मेजर फैसले हैं, कुछ लोग की एक तनासुर ये भी, कुछ लोग कहते हैं कि जी हो सकता है बानी पीटीआई तक उस तरह से बातें पहुंचती ना, उस तरह से जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है पार्टी के मुतालिक और हालात के मुतालिक उस तरह से पहुंचती नहीं है उनकी तरफ, और उसके बावजूद जो है वो ये फैसले जो आखिर कर कौन रहा है उनकी पार्टी के जो मेन फैसले हैं, वो तो ये जो मौजूदा क़यादत है ये कर रही है। कोर कमेटी ने आज अभी फैसला किया, अभी थोड़ी देर पहले हमारे शोर से उन्होंने अपना उमर अयूब का जो इस्तीफ़ा है मुस्तरद कर दी, उन्होंने कहा नहीं हमने कबूल करते, तो फैसले तो वही कर रहे हैं। अब जलसे का भी फैसला उनका है, अब पता चलेगा केपीके में क्या करते हैं, पंजाब में क्या करते हैं। वो जो जिस चीज़ पे आप डिस्कस कर रही ना उसमें मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, मेरा हाल पाकिस्तान में ये खाली पीटीआई नहीं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इस तरह का कोई सीन सून नहीं। यहाँ पे एक बंदा होता है, उसको आप लीडर कह लें, उसको देवता कह लें, उसको हीरो कह लें, वो वही होता है, बस वन मैन आर्मी होती है। तो खां इस वक्त पीटीआई खान है, तो वो उसका कोई चक्कर नहीं है। हाँ, अब सारा जो पॉलिटिकल मेरा हाल पीटीआई का सारा जो वजूद है ना, वो एक ही जो फवाद को मैं बार बार क्रेडिट इसका दे रहा हूँ कि वो पॉलिटिकली पुराना खिलाड़ी है ना, उसने आगे ऐसी एक बात करके पूरी पार्टी में आप थरथली डाल दी, अपनी एग्जिस्टेंस एंट्री डाली है उसने। तो पॉइंट सारा ये कि हाँ आज बाहर आ जाए तो वही पीटीआई है, हाँ साल के बाद आए वही पीटीआई है। मैं 77 में 5 जुलाई 77 को जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत खत्म हुई, आज मेरा लिए कितने हो गए 23 और 24 को तकरीबन 48 साल हो गए हैं। ऐसे ही है। तो क्या है, आज जब मोहतरमा इस दुनिया से गई सबसे बड़ा क्या काम आपने किया? आपने ये काम किया कि एक बंदे का नाम है बिलावल जरदारी,
तो आप सारे दानश्वर मिलके बैठे पीटीआई को, उन्होंने पीपल्स पार्टी को उन्होंने क्या किया कि इसके नाम भुट्टो लगाओ। ये है पाकिस्तान। इसी तरह नवाज शरीफ के नाम क्या है? मुस्लिम लीग नून किसके लिए है? नवाज के लिए। मरीम कौन है? नवाज की बेटी। उसका भाई कौन है? वजीर आजम। तो यार ये कहना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लड़ाई होती हैं, बिल्कुल सही है, तकसीम है, सब कुछ सही है, मगर मेरा आर्गूमेंट है ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। ये जिस तरह का सियासी निज़ाम है जिन्होंने बनाया उनको अफराद ही सूट करते और इस तरह ही चलाएंगे। इस सियासी निज़ाम को जो है वो ठीक होना चाहिए। इसार साहब क्या समझते हैं, ये बानी पीटीआई की तो हम बात कर रहे हैं और मियाँ साहब किधर गायब? बजट सेशन में भी नज़र नहीं आए, मंजर आम से कहीं गायब हुए हैं ना? वो जो पाकिस्तान के पुरफिज़ा मुकामात है ना, उनकी डेवलपमेंट में मसरूफ़ है। अच्छा। पाकिस्तान की झुग्गियों को और नशेबी इलाकों को और बदबूदार बस्तियों को और बिलखते हुए लोगों को और भूख से पैर रिगड़ते हुए बच्चों को छोड़ के वो मरी के डेवलपमेंट में मसरूफ़ है। नहीं, इस बार नथिया गली के नथिया गली के मरी का भी है। मरी तो परमानेंट है ना, वो तो नहीं कल मैं पढ़ रहा था कि उसमें डेवलपमेंट हो रही है, उसकी मारते परमानेंट इसका इस बार नथिया गली भी ऐड हो गई। ट्रेन का भी तो कुछ सुनने में है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नथिया गली है तो वहाँ लाइट्स कम होगी, तो लोगों ने एहतजाज किया, पता चला कि सारी जो लाइट्स हैं, क्योंकि मियाँ साहब वहाँ पे हुए इसलिए वहाँ से मुझे पता चला। तो वो आजकल पुरफिज़ा मुकाम पे, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो माशाल्लाह हमें इसी तरह की ही लीडरशिप सूट करती है। जो हुकूमत जाए तो बाहर चले जाएं, हुकूमत में और अपनी मर्जी की हुकूमत ना हो तो नथिया गली और इधर उधर जाके ठंडे मुकामात पे बैठ जाएं, क्योंकि लीडरशिप है ना, यही तो लीडरशिप की निशानी है कि क्या कहते हैं, वो हमेशा अपने आप को अच्छी जगह पे, अच्छे माहौल में, ठंडे माहौल में रखे। अवाम भूख गर्मी से बिलबिला रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सो वो उनका फिक्र ना करें। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला नथिया गली को दुनिया के अजीम तरीन मुकामात बनाने के बाद, क्योंकि उनके पास कुंजी तो पाकिस्तान के मसाइल की है, लेकिन वो कुंजी अभी उन्होंने संभाल के रखी हुई है, सही किसी वक्त पे काम आएगी। राना साहब, तनकीद अपनी जगह, लेकिन देखिए बारिशों का सीज़न शुरू हो गया, मानसून और वज़ीर पंजाब जो मुतहरिक हो गए हैं, सब जगह का विजिट करती है। बारिश रोकने के लिए नहीं, अच्छा, बाद में जो होने वाले उसके मसले मसाइल उनको रोकने के लिए। अच्छा मलिक, मैं तो कह रहा था ना कि इस बार उसको बात समझ नहीं, असल में कहना चाह रही कि बारिश होगी तो सारा पानी खुद ही पी लेंगे, यही कहना चाह रही। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ जगहों पे मैं देख रहा था बड़े बड़े वो बन रहे हैं स्टेज, और वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं जहाँ हमने टिकटॉक बनानी है ना बारिशों के अंदर। वो कह रही है टिकटॉक के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है, 6-6 कैमरे, इधर से एक कैमरा आ रहा है, एक कैमरा इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, 6-6 कैमरे को फेस करना पड़ता है ना। टिकटॉक है में थोड़ी बन जाती है। तो वो तो ठीक कह रही है कि मेहनत तो करनी पड़ी। अभी मैं शाहिद आफरीदी की भी एक तस्वीर देख रहा था जिसमें पहले मेरी आंखें नम हो गई, वो जिस तरह नमाज अदा कर रहे हैं ना, उनके चेहरे पे खुशू है, लेकिन फिर मेरे ओस पड़ गए जज्बात पे जब वो उन्होंने जूम आउट किया तो 3-4 कैमरे उन्हें कवर कर रहे थे तस्वीर बनाने के लिए, लाइटें वाइटें लगा के, जिसमें उनके चेहरे का नूर ज्यादा नजर आए ताकि वो तस्वीर फिर हाईलाइट हो जाए। कैमरों के लिए नमाज पढ़ रहे थे, मतलब ये आप कह रहे हैं? नहीं, वो कैमरों के लिए नहीं पढ़ रहे थे, लीडर इन द मेकिंग ना। तो जब तक उसे अल्लाह सुब्हाना तआला की पढ़ती है, इसका कैमरा कहाँ से आ गया? ये अब सवाल तो बनता है कि भाई अगर हम नमाज पढ़ते हैं, का मामला है, उसमें कैमरा कहाँ से आ गया? तो अगर उसे 4-4, 5-5 कैमरे कवर करते हैं, ठीक है, तो फिर आप वो किसी और मकसद के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। वैसे तो मैंने जितना सा मैं इस्लाम को थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो शिर्क खफी मैंने यही पढ़ा था कि ऐसे ही कहते हैं कि जो आप इबादत या कोई भी नेक अमल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरों को वो करने के लिए करें, वो बड़े अल्लाह नापसंद करता है। तो लेकिन चले, मैं उस पर नहीं जा रहा, इल्ला माला भी नहीं छड़ दे। और राना साहब, हो सकता है अल्लाह के लिए कर रहे हो, अल्लाह हो सकता है, अल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह के लिए हो सकता है, इसलिए मैं इस पे वो नहीं करता। कोई कमेंट नहीं है। मलिक साहब, आपको क्या लगता है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पार्टी क़यादत से इतने क्यों नाला हैं?
क़यादत का इशू नहीं है। देखें, मैंने पहले भी आपको जो कहने की कोशिश की, पार्टी है एक बंदे की, उसका नाम है इमरान खान। अगर आप खान के साथ हैं तो आप पार्टी के लीडर हैं, खान के साथ नहीं तो नहीं है। ये लड़ाइयाँ सारी आपस की हैं, वो सारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की जो ट्रेजिडी, बार बार मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि ये पोलिटिकल ट्रेजिडी है कि आप पोलिटिकल ऑर्गेनाइज नहीं है। मैंने इस प्रोग्राम में को 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि खान से ज़्यादा पॉपुलर लीडर प्रेजेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान में नहीं है। डेफिनेटली लोग उसके साथ हैं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी उसके साथ है, मगर आप कंसिस्टेंटली देखें, हमेशा जब हुकूमत में तब भी था, खान ने 5 अपना वजीर खजाना बदले थे, और मुझे याद है बखर में 14 असिस्टेंट कमिश्नर बदले थे। तो खान साहब का तो यूटर्न भी बड़ा मशहूर होता है, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, जरूरत पड़े तो मैं ले लेता हूँ। तो खान के साथ जो खूबी है वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी ऐसे था, नवाज शरीफ भी ऐसा है, मैं हूँ तो मैं हूँ, बस मेरे साथ ही सारा कुछ चलना है। तो हमारे से इस तरह था, नवाज शरीफ जब बाहर गया, 10 साल बाहर गया, क्या किधर गया वो जो अपने शोएब हाशमी, शोएब हाशमी कह रहा हूँ, वो अपने मुल्तान के हाशमी साहब, कितनी उनकी कुर्बानी थी, मारे खाई, मगर जब मियाँ साहब वापस आ गया ख़त्म। तो ये अफराद की सियासत है, ये फर्दों की सियासत है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इनका मसला ही नहीं है, इनकी किल कोई नहीं। हाँ, आज आ जाएगा 10 लाख लोग बाहर आ जाएंगे, केड़ा मरवत है, केड़ा मरवत नहीं है। खान ने जब मरवत पे हाथ रखा, उसको ने पूरे पाकिस्तान में टिकटॉक पे वार दिया, हर बंदे को वार दिया। खान ने खींचा है तो अब पता लगा वो दुनिया में खामोशी हो। कल फिर खान ने कह रहे चलो तो फिर ये सारे ना चाबी के जादू, ये खिलौने हैं, पॉलिटिकल थोड़ा, कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है। सही कह रहे हैं। अच्छा राना साहब, मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो आज भी उसकी समाअत जारी थी, तो पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, होपफुली कल भी जो इस पर फर्दर समाअत होने जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जब मैं एक तो मैं मलिक की एक बात करना थोड़ा सा चाह रहा था वज़ाहत, मुझे ना मलिक से ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी घटिया सी दलील दे देगा कि जी भुट्टो, इमरान खान और नवाज शरीफ बराबर हैं। मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये बात कि ये ऐसी बात कहेगा। सुन लो मलिक साहब, ठीक है ना, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की, यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप फर्क का है। नहीं, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। भुट्टो मुल्क से नहीं भागा था। हिस्ट्री ये बताती है कि भुट्टो के पास जब वो आए थे ना, और उन्होंने आके कहा था कि बात पॉलिटिकल लीडरशिप की हो रही है, मुल्क भागने से नहीं हो रही। लीडरशिप और किस चीज का नाम होता है? लीडरशिप मैं कह रहा हूँ यहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं, यहाँ एक लीडर होता है, वो सारे हुक्म उसके चलते हैं। मेरा ये आर्गूमेंट है, इस पे बात करो। जी, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलने तब दूंगा ना जब तुम बात करो। आप काजी फायज़ ईसा ना बने, मौजू पे बात करने देना। आप कौन होते मुझे डिक्टेट करने वाले के मौजू पे बात करो? मुल्क से बाहर की बात आप मुझे कैसे डिक्टेट कर सकते? भाई मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है उस पे बात। मैं आपके पॉइंट को मैं नहीं मानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे बात करने देना। आर्गू करो ना। आप मुझे अब देंगे डिक्टेशन के जी मैंने ये बोलना है, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं हमारी अच्छा मेरी बात सुने, लीडरशिप एक बंदे की होती है। मेरी सुन लेना, आप मेरी बात सुने। वो तो है, बात ये है कि लीडरशिप जो है, जो ये फरमा रहे हैं ना कि वो तीनों बराबर थे, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने फांसी का फंदा चूम के गले में डाला था। जो उन्हें पहले बता दिया गया था कि सीआईए आपके खिलाफ क्या करने जा रही है, राइट, ठीक है ना, वो भागे नहीं थे। अब आगे चले, इमरान खान को भी पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है, ठीक है, मिनते नहीं कि किसी की उससे, उसने अब तक खड़ा हुआ है अपनी जगह के ऊपर। और दूसरी बात सुन ले, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसमें अदर देन भुट्टो खानदान वजीर आजम बाहर से बनता है। यूसुफ रजा गिलानी को ले लें, अब वो क्या नाम है उनका, दूसरे जो है उनको ले लें, ठीक है ना, वजीर आला सिंध बाहर से है। जहां वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अदर देन भुट्टो खानदान भी सब तकसीम होता है। इवन द इमरान खान के दौर में भी, ठीक है ना, आज भी चेयरमैन पार्टी का कोई और है, और भी और सारा। ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ भी ऐसे करता है? नवाज शरीफ साहब सदर होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे, वहां नहीं होंगे तो वो होंगे, वो वजीर आजम नहीं होंगे तो भाई वजीर आला होगा, भाई वजीर आला नहीं होगा तो वो बड़ा भाई वजीर आजम होगा, वो दोनों नहीं होंगे तो उनकी बेटी वजीर आला होगी, ठीक है, वो नहीं होंगे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका क्या नाम है कोड़म हो जाएगा। चीजों में फर्क है भाई। मैं ये कह रहा हूं, अब आराम से सुन लो, और नवाज शरीफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात सुन लो, मैंने जो बात की है दोबारा फिर सुन लो, उस पर बात करो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में फैसले, पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होते, जो पार्टी का सरबराह है वही फैसले करता है, उसका फैसला आदमी होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ, इस पे बात पार्टी में आज भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत सारे फैसले करती है जो जरदारी साहब को कबूल नहीं होते हैं,
और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में एतजाज हसन भी बैठा होता है जो सबसे ज्यादा मुखालिफ है, ठीक है ना, और हो रहे होते बिल्कुल ठीक है ना, करके दिखाए जाती उम्र में कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई बंदा उनके खिलाफ बात कर ले, चुप के बाहर सुटनगे, चुप के कहेंगे काइंदा नजर ना है, चाहे वो एमपीएम में नहीं क्यों ना हो। ऐसे ही है, ये क्यों भाग रही है ये सारे नई पार्टियां जो बन रही हैं, ठीक है ना, क्यों बन रही हैं? इसीलिए बन रही है कि वहाँ उनकी इज्जत ही कोई नहीं है। ऐसे ही है राना साहब, बस क्या करें अब मुल्क में हालात। आप ब्रेक लें, क्या करना, क्या ब्रेक ले लें। बजट 2024 में क्या होने जा रहा है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिए। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कि बजट में जो है आवाम के लिए कुछ मराहत हैं या बस टैक्सेस का बोझ ही बोझ है, क्योंकि गरीब आदमी की तो पहुंच से दूर हो चुकी है हर चीज़। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, और अब जो है वो पेट्रोल की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो मलिक साहब क्या समझते हैं आप, नई हुकूमत जो है वो बजट को पहला तोहफा देती है, तेल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं? देखो सीधी बात है, बच्चों वाली बात है, 200 अरब रुपए आपने ना टैक्स इस बार लगाए हैं, और 200 टैक्स किस पे होता है दुनिया में? लफ्ज़ है इनकम टैक्स, कि आप ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा टैक्स देंगे। ये 200 अरब किस पे लगाया? पूरे पाकिस्तान पे। जिसकी आमदनी 100 रुपये उस पर भी टैक्स, हाँ, जिसकी 1 करोड़ है उस पर भी, जिससे अरब टैक्स। पहले तो सबसे बड़ा जुल्म जिस किसी भी माशरे में या रियासत का कह लो, हुकूमत का सबसे बड़ा जुल्म है कि वो टैक्स आमदनी पे करे। ये कहते हैं हमें कोई नहीं, हमने 200 अरब तुमसे छीन लेने, 200 अरब वो मैंने आपको बता दी। अब मैं जो 2-3 चीज़ें जो मैं पढ़ रहा था, देखिए हमारे यहाँ कितना बड़ा एक फ्रॉड रखा हुआ है हमारे सारे हुक्मरानों ने। ये कहते हैं ये टैक्स चोर, लोग टैक्स नहीं देते। 2010 में पाकिस्तान का जो टोटल टैक्स इकट्ठा होता था ना 1500 अरब था। 2010 से 2024 में 12,500 हो गया। पिछले साल जो इन्होंने टैक्स इकट्ठा किया तकरीबन 9300। 2010 में कितना था? 1500 अरब। अच्छा, 1500 अरब, जरा गौर करो मैं क्या फिगर देने लगा। अब कितना है? मेरा खुद दिमाग फट गया। अब 12,500 पे जा रहे हैं। पिछले साल, ये जो करंट साल कल खत्म हुआ है ना, 30% टैक्स ज्यादा किया हुकूमत ने, और अगले साल के लिए 40% ज्यादा किया है। मेरा सवाल ये है कि यार तुमने 40% अगले पिछले साल जो गुजर गया 30% टैक्स बढ़ाए हैं, अगली दफा 40%। तो मेरा सवाल ये है कि यार मुझे 40% बराबर हेल्थ भी दिखा दो कि मेरी सेहत का बजट भी 40% बढ़ गया। आवाम दोस्त बजट दिए, मैं बता रहा हूँ ना कितना आवाम दोस्त है। फिर मुझे बता दो मेरी तलीम पे भी 40% बढ़ा दो, मेरी रिसर्च पे भी बढ़ा दो, मेरी सड़कों में बढ़ा दो। अब बढ़ा क्या है वो मैं नहीं कोड कर रहा, क्योंकि मैं कोई इतनी कोई तोहफा चीज़ नहीं हूँ। मैं एजाज गोहर को कोड करने लगा हूँ जो निगरान वजीर है, अभी काकड़ के साथ गया। उस बंदे ने मेरे लिए इतना बड़ा सच बोला कि मैं हैरान हूँ। मुझे कहीं पूरे पाकिस्तान में कोई रिएक्शन नहीं नजर आया। वो कह रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत के, रियासत के, चलो अच्छा लफ्ज़ है, रियासत के मजमूई अखराजात 25,000 अरब हो गए हैं। अभी पिछले दफे प्रोग्राम में मैंने 18,000 अरब बोला था, तो मैंने उसकी हैरान रह गया। वो कहता है 25,000 अरब का मतलब है कि हमारी, इसका मतलब क्या, हमारी वफाकी हुकूमत, हमारे इदारे, हमारी फौज, रेलवे, PIA, ये सारा डाल के, चारे सूबे डाल के मैं बात कर रहा हूँ, 25,000 अरब से चल रहे हैं। वो गिन के उसने बताया कि ये 23% पाकिस्तान की GDP है। पाकिस्तान के पास टोटल जितना पैसा है ना 23%, और हुकूमती अखराजात को एक चीज़ याद रखिएगा, इसको नॉन डेवलपमेंटल चार्जेस कहते हैं। एक ऐसे पैसे हैं जिस तरह आप अपने बच्चे की फीस देते हैं, ये डेवलपमेंट है। हाँ, कि कल को BA करेगा, नौकरी करेगा, कमाएगा, तो अगर घर में आप अपना अयाशी के लिए एक iPhone ले आए तो वो खर्चा और बढ़ेगा। समझिए फ़र्क। तो 23% GDP वो कह रहा है वो खराज, आगे जो उसने रोना रोया उससे भी खतरनाक है। ना मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ कि किसी ने बात ही नहीं उसकी नोट की। जो अगली बात उसने की है, उसने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा बिजली, जो हर बंदे को पता चल गया, इस बिजली बिल के होते हुए ना आपका आम आदमी सुख के रहेगा, ना आपका इंडस्ट्रीज रहेगा। और उसमें जो सबसे उसने तकलीफ दे बात बताई है, वो कहता है इस बजट में एक भी तजवीज़ नहीं है कि IPP से किस तरह निपटना है। एक भी तजवीज़ नहीं है, कोई ऐसी सोच ही नहीं है। और मेरा अपना एक बहुत बड़ा सोर्स है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, मेरा क्योंकि क्लास फेलो है, उसने मुझे बताया कि पिछले दिनों हमने 15 साल वो जो सबसे मशहूर ज़माना IPP से उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही। मतलब मैं हैरान हूँ। शुक्र है गोहर एजाज की, मैं इसलिए बात बड़ा कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ कि वो फेडरल मिनिस्टर रहा है। मैं अगर खुद ये सारी बातें करता हूँ मुझे खुद भी मज़ा नहीं आया। ये आप देख लें, ये आपका बजट है, और ये सारा बजट हुकूमत पाकिस्तान का। और इन्होंने कमाल क्या किया, इन्होंने अन्ना वंडे रियोड़ियाँ मुड़ अपने घर। इन्होंने कहा कि जो सरकारी वाला ज़मीन बेचेगा
उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो आर्म फोर्सेस का बंदा होगा वो अगर ज़मीन बेचेगा उसको कोई नहीं होगा। अच्छा, अपनी तरह भी बढ़ा ली सारी, जो इन्होंने जिसका गिरेबान पकड़ा है ना वो जो आम आदमी सैलरीड है, बस ये कहानी। भाई साहब दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। सर मखसूस नशस्तों की बात तो बीच में रह गई थी। हाँ, वो मैं उस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन हाँ, चूंकि मलक मुझे कोई ना कोई ऐसा क्यों दे जाता है जिस पे फिर मुझे मेरा दिल करता है कि मैं भी आगे बात नहीं, ये मातम है यार, इसमें किस तरह तुम चुप रह सकते हो? आप सुने जरा, एक ऐसा मुल्क जिसमें कोई 24 करोड़ लोगों में से कम 10-12 करोड़ वो लोग हैं जो सुबह उठ के ना मलिक साहब 100 से 200, 300, 400 रुपए कमाने के लिए निकलते सुबह से शाम तक। आप हैरान होंगे मलिक साहब कि कराची में ऑक्शन हुई है नंबर प्लेट्स की, तो 10 करोड़ रुपए के एक शख्स ने नंबर 1 जो है ना, नंबर 1 लिया प्लेट गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए। अच्छा, 10 करोड़ रुपए की। ठीक है, उस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर एक गरीब आदमी के लिए सारा दिन में 1000 रुपए कमाना तकलीफ दे ना, उस मुल्क के अंदर एक तबका ऐसा है जो अपनी सिर्फ गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट के 10 करोड़ रुपए देता है। फिर हम क्या, ठीक है ना? फिर आप कहते हैं जमहूरियत, मुसावात, इंसाफ, पाकिस्तान। ओ भाई, तुम इस मुल्क को किस तरह चला रहे हो? तुम तो ये कह के आए थे कि हम गुर्बत दूर करने आ रहे हैं। सही। तुमने तो ये कहा था कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं अपनी, ठीक है ना, अपने लिए। सुने जरा एक मिनट, अब से ठीक 2 साल पहले जब वो जो बंद है ना जेल के अंदर, दुनिया का सबसे बुरा आदमी जिसे आपने डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, डॉलर था 178 रुपए का, ठीक, अब डॉलर है 278 रुपए का। 2 साल में 100 रुपए बढ़े। सुने जाएं आप, बिजली थी 13 रुपए यूनिट, अब ये 65 से 70 रुपए पर यूनिट हो गई। पेट्रोल था 150 रुपए लीटर, अब ये 300 रुपए लीटर हो गया। चीनी थी 139 रुपए फी किलो, अब 160 से ऊपर चली गई है। आप क्या करने आए हो? किसी एजेंडे पे हो? इस मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे हो? गरीबों को मारने के एजेंडे पे हो? क्या करने आए हो आप? आपने खुदा की कसम, लोग झोलियां फैला के बदुआएं दे रहे हैं। बिल जिन जिन के घर आ गए हैं झोलियां फैला के बदुआएं दे रहे। और मुझे मेरा यकीन है कि ये बदुआएं रायगा नहीं जाएंगी, ये लगेंगी। हर उस शख्स को लगेंगी जिन्होंने इस चलते फिरते पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में अपना किरदार अदा किया। आज लोग मर रहे हैं, आज लोगों के पास खाने को नहीं है, हैं? और आप वो जो GOR का मैस है उसके तजीनो आराइश के लिए 1 अरब और पता नहीं 11 करोड़ रुपए खर्च रहे। जाती उम्र की हिफाजत के लिए 3.5 करोड़ के, पता कितने, टायर बदलने के लिए 3.5 करोड़, वजीर आला हाउस का रंग तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए, वजीर आजम हाउस की तजीनो आराइश के लिए कितने अरब रुपए। यार आपने क्या मैसेज दे रहे हो हमें? क्या बताना चाह रहे हो कि हम मर जाएंगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या हम मरने के लिए पैदा हुए, या हमारे बच्चे मरने के लिए पैदा हुए? रोज तुम हमें नया ड्रामा सुना देते हो। सादगी इख्तियार करेंगे हम वजीर, हम हुकूमती सतह पे कितने पैसे खर्च होते हैं मियां साहब, मलिक साहब? वो आपने उस दिन फिगर दिया था, मैं जो टोटल 25,000 अरब, हाँ वो जो हेल्थ पे 6 नहीं सरकारी जो लल्ले तलल्ले हैं, उस दिन तुम फिगर दे रहे थे ना, तो उसमें मैंने इज्तिमाई मैंने 18,000 बताई थी, उस समय 25,000 अरब पे चले गए। ये आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं यार? आई एम सॉरी कि मेरे बाप ने जो ख्वाब देखा था इस मुल्क का, मेरे बाप जो लाशों के अंदर छुप के पाकिस्तान आया था, मेरे बाप ने जो अपनी जायदादें वहां छोड़ के आके यहाँ झुग्गी में रहना शुरू किया था कि एक पाकिस्तान के लिए जिसमें हम आजादाना वो गुजार सकेंगे, वो झूठ था। आपने उस ख्वाबों को बेच दिया। मैंने ये फिगर दी है 2 साल पहले, डॉलर 178 का, अब 278 का, बिजली 13 रुपए यूनिट, अब 65। मतलब आप क्या करना चाह रहे थे इस मुल्क के साथ? आप तो मुझे लग रहा है कि आप आए इसीलिए थे कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दो। ठीक कह रहे हैं राना साहब, ये तो एक ऐसी दुखी दास्तान है जो मुझे नहीं लगता कभी ख़त्म होनी है, कभी भी हमारे हालात बेहतर होने आए। हर साल हम यही उम्मीद करते हैं बजट आता है कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसी कुछ सूरत हाल डेवलप नहीं होती। मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अभी बजट आया है तो इसमें बड़ी दावे और वादे किए गए थे, इससे यूनिवर्सिटी वो करें पार्लियामेंट, वो उसकी
सुप्रीम कोर्ट वाली, वो बड़ा वो भी इंपॉर्टेंट पूछ बात है। ब्रेक पे अच्छा पॉइंट कह रहा है। मैं खुद ही एक दो कमेंट कर देता हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि वेरी ऑनेस्ट टू यू, मैं ह्यूमनिस्ट बात कर रहा हूँ ये, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आवाम का नुमाइंदा। मेरा ख्याल अगर हमारी हुकूमतों ने ये बिजली का मसला ना हल किया, मुझे पाकिस्तान में एक खुदा की कसम पूरी कौम डिप्रेस होते नजर आ रही है। एक कहते हैं ना इज्तिमाई डिप्रेशन जिस तरह होता है, जिस तरह हम क्रिक पासन जिस दिन मैच आ रहा है तो एक कैफियत मैंने देखी है, हर बंदा उदास है, हर बंदा दुखी है। मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया, मुझे कोई बंदा हैप्पी लग ही नहीं रहा। और ये पता नहीं मेरी पर्सनल सी बात है, अभी अच्छी नहीं परसेप्शन है मेरे पास। मुझे लगता है कि 90% नहीं तो 80% लोगों का जो नर्व्स है, जो दिमाग है ना, उसमें बिजली के बिल लेना बंद कर दिए, और कोई कौम इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। ये पहली बात है। अब जो उधर आते हैं, जो असल आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, आज इलेक्शन कमीशन ने जो बम चलाया ना, बड़े 2-3 अहम है। एक तो हमारा सबसे बड़ा मसला है, हमारे पास इंफॉर्मेशन की अथेंटिसिटी नहीं है। वो रजा साहब हमारे शो में है, वो कहते हैं जी कि मैं तो पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा हूँ। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने जो उनका कागज दिखाया, वो कहते हैं जी वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। अब हम बेचारे जर्नलिस्ट किधर जाएं, हम रजा की बात माने कि वकील की बात माने। जो सबसे बड़ी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो सॉलिड है, जो कि सॉलिड होनी चाहिए, तो उससे तो भी ये केस का बेड़ा गर्क हो गया। उन्होंने साबित आज ये किया है, वो आज सारे कागज ले आए हैं अपने MNS के, जो पीपल्स अपना PTA के, उसमें उनका कहना है कि सिर्फ 6 लोगों ने कहा कि हम PTA के नुमाइंदे हैं, हम PTA का हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम इमरान खान की पार्टी से हैं। तो वो कहता है भाई मुझे बता दो, जब 6 बंदे सिर्फ वहाँ, बाकी सब, अली खान तक ने वहाँ नहीं लिखा अपनी पार्टी आज़ाद। वो कहते हैं ये पैदाइशी आज़ाद है, इन्होंने किसी ने लिखा ही नहीं है। इसी तरह उन्होंने रजा का केस बताया, उन्होंने कहा देखो पहले इसने लिखा मैं आज़ाद अपना सुन्नी कौंसल से हूँ, फिर इसने लिख दिया आज़ाद है, फिर ये कहता है मैं तरीके इंसाफ नजरियाती का हूँ। तो इतना कन्फ्यूजन था, हमने कहा भाई तुम आज़ाद हो। तो आज जो इलेक्शन कमीशन की मैं आज का दिन कौन कर, उसने तो कोशिश ये की है साबित करने की सुप्रीम कोर्ट के सामने, कोशिश ये की है कि जनाब इनकी कोई ये कंफ्यूज है। अब मैं एक कमेंट भी करना चाहूँगा, कंफ्यूज बेचारे इसलिए थे कि 9 मई को भुगत रहे थे, उनको पता था कि पता नहीं क्या होना हमारे साथ। ये मैं थोड़ी सी हल्की सी बात खाने में अपना नाम लिखे, अंदर से उनको पता था कि कुछ हमारे साथ होना है, वो कंफ्यूजन नजर आ रहा है। ये आप क्या समझते हैं? अच्छा नहीं, देखें जो कंफ्यूजन मलिक बता रहा है ना, मैं हैरान हूँ कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं पता इस कंफ्यूजन का। उन्हें क्यों नहीं पता कि एक पार्टी के साथ पहले तो उसका निशान छीना गया, ठीक है ना, उसका जमहूरी हक ही छीन लिया गया। अतर मिनल्ला साहब के आज रिमार्क्स पढ़े जो उन्होंने दिए, ठीक है ना। और क्या चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता था कि आप PTI के जो लीडर हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं? क्या चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता था कि PTI के जो उम्मीदवार हैं उनसे कागजात छीने जा रहे हैं? साहब वो ऐसे खुद से कैसे कहते थे, उनके पास जो सबूत आएंगे, जो चीजें आएंगी, वो तो उसी पे बात करेंगे ना, वो खुद उनको पता भी हो बेशक। चीफ जस्टिस हैं वो, ठीक है ना। चीफ जस्टिस का मतलब होता है काजी उल कज़ा, जो सबसे बड़ा ऊपर बैठा होता है। आर्मी चीफ, वजीर आजम, सदर तक जो है ना, उनको वो तलब करके अपने कटहरे में खड़ा कर सकता है, ठीक है। वो आप और मैं नहीं है कि मेरे पास सबूत आएंगे। उन्हें नहीं नजर आ रहा था क्या सबूत अदालतों में नहीं गए, लोग अदालतों में पेश नहीं हुए, क्या हमारी जमानतें होती है हमें पकड़ लेते हैं? तो क्या काजी साहब के जो नीचे जजेस से उन्होंने कहा नहीं कि फिर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लो, ठीक है। और दूसरी बात यह, तरमिनल्ला ने आज बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दी है बात कि ये जो आप कानूनी मुशगाफियों में फंसा रहे हैं ना, इससे बाहर निकल आए। ये बात माने कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, ठीक है। और जस्टिस मंसूर ने तो इससे भी बड़ा बम फाड़ दिया। वो ये कहते हैं अच्छा जी ये सारी कंफ्यूजन है ना, पहले आप ही कंफ्यूजन फैलाई आपने, ठीक है, कि वो बेचारे कहीं इधर जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए, इधर जाएंगे तो ऐसा ना हो जाए इधर। हालांकि आज बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमने आजाद उम्मीदवार का भी और PTI का दोनों जमा करवाए थे, ताकि कोई एक अगर वो भी हो जाए तो हम स्टैंड करें, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद क्या चीफ जस्टिस साहब को नहीं नजर पता कि किन हालात में पार्टी को फंसा दिया गया था, और उनके पास कोई, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा बम फाड़ दिया। उन्होंने कहा जी आपको कंफ्यूजन है ना अभी भी कागजात में कि ये PTI के हैं, ये आज़ाद हैं, या ये सुन्नी कौंसिल के हैं।
तो आप ऐसा करें कि 3 दिन हम दे देते हैं। हाँ। ये सारे उम्मीदवार जाएं, ये अपने अरकान असेंबली, और वहां जाके आपको बता दें कि जी हम पीटीआई के लोग हैं। आप मान लें उन्हें, खत्म हो गई बात। बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई कलादम तो नहीं हुई। बड़ी अजीब चीज हुई है ये, हम आपस में करें तो अच्छी बात लग, जब आपकी फुल कोर्ट बैठा हुआ है और एक दूसरे को जजेस, हमारे ऑनरेबल जजेस क्या कह रहे हैं कि वो एक साहब कह रही है ये आइन को समझना कितना आसान है, वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं है। मतलब एक दूसरे को ये, मतलब मैं तमाम अदब के साथ ये कहूँगा कि मेरे पाकिस्तान की जो देखिए अदलिया का बुनियादी काम है टू तशरीह करना, आइन की तशरीह करना, तो वहाँ पे जजेस का एक दूसरे से ऐसा कमेंट लग रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं, एक जज का ख्याल है कि आइन तो बड़ा आसान है, कह रहे हैं हमें जितना समझ नहीं, मैं मलिक की बात साफ लफ्जों में दरमियान में मैं बात करना, मलिक दरमियान की बात कर रहे हैं, मैं साफ बात कर देता हूँ क्लियर होके। इस टाइम जजेस बरादर 2 हिस्सों में तकसीम है। काजी साहब की सरबराही में पूरी कोशिश है कि पीटीआई को उसका जमहूरी हक ना मिले, ठीक है, इसलिए काजी साहब खुद ही सवाल कर देते हैं कि फिर तो पीटीआई को ये हक नहीं है, इनके तहत मिलना चाहिए। अच्छा, फिर आप 2018 में क्या हुआ था, 2018 के फला इलेक्शन में क्या, ओ भाई आप ना, आप छोड़ दें, तो आप अब की बताएं कि क्या है या क्या नहीं है। काजी साहब देखें, मैं तो आखिरी जुमला कहूंगा कि वक्त गुजर जाता है, हिस्ट्री में नाम रह जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जस्टिस कार्नेलिस का नाम भी है, जस्टिस कैकाउस का नाम भी है, जस्टिस भगवान दास का भी नाम है, वहीं पे जस्टिस मुनीर का नाम भी है, वहीं पे नज़र ज़रूरत के बाकी लोगों का भी नाम है, वहीं पे ताकतवर के सामने झुक के सर झुका के फैसले करने वाले जजेस का भी नाम है। आपकी मर्जी है, आप तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं या एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। और मैं साफ कह देता हूँ, मैं तो नहीं बीच में रखता। कल होपफुली मुझे लगता है समाज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर देखना ये होगा क्या फैसला सामने आता है। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। आम इंतखाबात के चंद माह बाद ही मुल्क में जो है एक बार फिर से इंतखाबात करने का मुतालबा किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी दोबारा से जो है वो गैर जानिबदाराना जो है इंतखाबात कराए जाएँ, तो माजरा क्या है और क्या इस वक्त जब मुल्क में जो है सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम है, क्या मुल्क इस टाइम जो है मुतहम्मिल हो सकता है नए इंतखाबात कराने का? मलिक साहब देखिए, इस वक्त पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पीटी और मौलाना में मोहब्बत और नफरत क्या चल रही है, लव और हेट दोनों चल रही है। लव ये है कि दोनों का एक केस है कि जी धांधली हुई है, मगर बड़ी अजीब बात है कि मौलाना की सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल बेस है ना वो केपीके में है। तो बेसिकली मौलाना किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी सीटें गई हैं, तो किसको कह रहे हैं? पंजाब तो उनको पता उनकी नहीं उस तरह बेस, पीपल्स पार्टी आपको पता नून वहाँ पे सिंध में बड़ी है, तो एक तो इसीलिए ये मिलते भी हैं और ये एक नहीं हो पा रहे। मौलाना कह रहे हैं कि नए इलेक्शन कराएं, मगर वो अभी तक 45-47 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फ़र्क मेरा पॉइंट आप ये समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो एक तो ये लड़ाई है। दूसरी लड़ाई ये है कि जो मौलाना है ना, मौलाना एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल सीधे हो गए, जो उनकी आप तकरीरें सुने। मगर मुझे ऐसे लगा कि पीटीआई ये जो फवाद की बात है कि ये जो लीडरशिप है ये बहुत ठंडी ठार है, वो नहीं चाह रहे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के सामने हैं, वो कह रहे हैं कि किसी तरह, बल्कि वो तो रिकॉर्ड कह चुके हैं हम एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करें, वो तो रिकॉर्ड कहते हैं कि जनाब इस मुल्क में असल ताकत जो है ये हुकूमत तो जैली है, हम तो बात करेंगे जिसके पास असल ताकत है। तो दो इनके इख्तलाफ चल रहे हैं, मगर पीटीआई ये चाह रही है कि इनके पास जो पॉलिटिकल फोर्स है, जो ताकत है वो हमें मिल जाए तो हम चले जाएं। तो इसलिए प्रॉब्लम ये दोनों की हो रही है कि मौलाना की ख्वाहिश है कि अगर वो ये कहें, मौलाना अगर ये साबित कर जाए कि धांधली हुई है, तो मौलाना की लड़ाई तो बनती है पीटीआई के साथ, क्योंकि दो तो अक्सरियत तो उनकी है, तो इसीलिए वो जा रहे हैं इधर के जी इलेक्शन ही सारे नहीं करें। मगर पीटीआई के दो पॉइंट है जो मैंने कह दिए। पीटीआई इसीलिए जब वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सीधा वो कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, वो नाम से पीछे से खामोश नीचे बैठ जाते हैं। राना साहब आपको क्या लगता है पीटीआई जो है मौलाना साहब की बात पे कोई फोकस करेगी और कुछ होगा? देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है ना, पाकिस्तान के सियासतदान अगर दुनिया में मुनाफकत का टूर्नामेंट हो ना तो ये बराह रास्त फाइनल खेले, ठीक है, बल्कि वो फाइनल में कोई नहीं है, दूसरी कोई टीम नहीं होगी, मैं उन एस लेवल की टीम ही कोई नहीं होगी। हमारे सियासतदान इतने मुनाफिक है। मिसाल के तौर पे मैं आज आपको दिलचस्प बात सुनाऊं, मलिक साहब सुने, मौलाना कह रहे हैं कि ये इलेक्शन धांधली जगह है, ठीक है, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि नहीं इलेक्शन कमीशन का वकील ठीक कह रहे हैं। मुनाफिकत की इंतहा देखिए आप, है
बाहर आप कह रहे हैं कि मुस्कुराहट भी दी नए है, इंतख- साथ मुस्कुराहट भी दी है। हाँ, बाहर क्या कह रहे हैं कि जी ये इंतखाबात धांधली ज़्यादा नए होने चाहिए। अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो इलेक्शन कमीशन का वकील कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, पीटीआई ने ठीक होया है जो होया है। उसकी रीजन क्या है कि भाई वो जो क्या कहते हैं ये हिस्से बखरे हुए हैं, तो उसमें मौलाना फजल रहमान को भी सीटें मिल गई ना, बलूचिस्तान से, केपीके से मखसूस निशिस्तें जो मिली हैं, तो वो तो बेनिफिशियरी हो गए। यानी कि आप गुड़ खाने और गुलगुलों से परहेज करना, ये उर्दू का एक मुहावरा है। आपने पहले नहीं सुना होगा ये मुहावरा, मुश्किल सा है, सुना हुआ, अच्छी बात। गुलगुले खाएंगे अभी वैसे हाँ आपने? जी, मीठे गुलगुले हाँ, बारिश के मौसम में बनते हैं। गुलगुले मीठे ही वैसे होते हैं। आजकल तो है भी बारिश का नहीं नहीं, गुलगुले होते ही मीठे हैं, बाकी वो जो नमकीन होते हैं उसे कोफ्ते कहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप अंदाजा करें है, इस छत पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारू तो पिया तेरी, यानी चट भी मेरा पट भी मेरा। बाहर कह रहे ने इलेक्शन गलत हो इन्हें, बाहर कह रहे हैं जनाब नवे होने चाहिए इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं नहीं सारा कुछ ठीक हो रहा है। तो इतनी मुनाफकत अगर इस लेवल के ऊपर हो और हमारी लीडरशिप ये दावा कर रही हो कि वो बाकायदा दीनी जमातों को भी के तर्जुमान है और जब दो जबानें रखते हो तो मेरा तो सर शर्म से झुक जाता है, ठीक है ना। और मैं नहीं समझता कि पीटीआई यदि कुछ काकी गया कि फर्जुमान पे यकीन कर लेगी। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जितने भी बयान है ना, ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान एस्टेब्लिश्मेंट को। वो एक बयान आज तक आपने उनके मुंह से शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, वो क्यों जनरल्स को हिट करते हैं? क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इन्हें मैं ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी की वो रिजल्ट लूंगा, ठीक है ना। तो वो एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, पीटीआई को भी पता है, सबको ठीक है। हाँ, लेकिन बदकिस्मती है कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑथेंटिसिटी है वे, ठीक है ना। यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि स्टेटस को रहे, इमरान जेल में रहे, हम बाहर टाइयां बांध के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है, हम बाहर निकल के हीरो बने रहे, पार्लियामेंट के टीए भी ले, सारी चीजें भी इंजॉय करें, इस सिस्टम को भी गाली दें, इस सिस्टम से बेनिफिट भी लें, ठीक है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तो पहले दिन से, और ये सुन लें कि मतलब हमारे, आई एम सॉरी ये लफ्ज़ सख्त कह रहा हूँ कि हमारी दीनी जमातें क्यों क्रेडिबिलिटी खो चुकी हैं अपनी, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से कि आम आदमी ये समझता है कि जो ये कह रहे होते हैं वो होते नहीं हैं। मलिक साहब, क्या लगता है मौलाना साहब की असल जंग कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हुकूमत से भी है, हुकूमत क्यों नहीं उनको बना पा रही है? आखिर काबू क्यों नहीं आ रहे उनके? नहीं, काबू इसलिए आ रहे हैं उनको पोजीशन कोई नहीं ना बन रही है। आप किस तरह आएंगे उनके? मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि उनका जो प्लेइंग ग्राउंड है वो केपी के है, वहाँ पे 2-3 एक्सरी लेके पीटीआई बैठी है और उसकी एक बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा हाल खान पर्सनली जितने कमेंट्स मौलाना पे कर गया, मैं तो समझता हूँ मौलाना में बड़ी बर्दाश्त है, मेरी अकल से तो ये बात है। मगर पॉइंट जो है ना, पॉइंट ये है कि मुझे थोड़ी सी एक अनोखी बात करने लगा हूँ, जो जितनी हम लोगों का बड़ा एक्सपीरियंस होता है इलेक्शन का, सियासत का, एक एज हो गई है। मुझे अब पहली दफ़ा मुझे अब थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ है कि ये पॉलिटिकली गाड़ी नहीं चलेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जो बिजली का बिल और ये जो बजट को थोड़ा बहुत मैंने जो आप बड़े लोगों से समझने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे इतना तनाव आ रहा है आम बंदे पे, वो आप जितने मर्जी ज़हीन हो, आप जितनी मर्जी अच्छी प्रेस रिलीजें दे लें, जितनी मर्जी आप तालियां लगवा लें, मुझे लग रहा है कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेस इकट्ठा हो रहा है ना, ये पॉलिटिकली मुझे लगता है कि मैं इस बात कुछ और भी करना चाह रहा था, मगर अक्लमंदी ये कि इतनी बात ही की जाए। मेरे ख्याल में ये अब पॉलिटिकली गाड़ी मुझे चलती नजर नहीं आ रही, आसानी से नहीं नजर आ रही। राना साहब, अता तारड़ ने भी जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़मला कहा है कि मौलाना को जो है ना चुप करके बैठ जाए और सराहें हम जो काम कर रहे हैं उसकी, हमारी जो कारकर्दगी है ना उस पर शाबाशी दें, ना कि हमारे खिलाफ बातें करें। देखें, अता तारड़ साहब जैसे जो मिनिस्टर्स हैं, आज उन्होंने फिर कहा जी आखिरी बार हम जा रहे हैं IMF के पास भी, और फिर उन्होंने था अपने पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म और मिफ्ता इस्माइल, इन सबको भी कहा कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं है आइन और वो बजट लो जी, तुसी उन्होंने भी कुरान चुका लो जो उन्होंने पढ़े है ठीक है, चलें ये भी छोड़ दें
मुस्लिम लीग नून वालों से हल्फ उठवा लें कि आपने बजट देखा था, आपका तो वजीर आजम कह रहा है कि बजट हम IMF ने बना के दिया है, बाकियों की तो बात ही छोड़ दे। पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम ने कहा कि ये बजट IMF ने बना के दिया है। ठीक है भाई, ये लोगों की ड्यूटी है ना, नौकरियां हैं, बैठ के बातें करते रहे। ये इसी चीज के तो पैसे ले रहे हैं ना तारड़ जैसे लोग। ठीक है, जिन जिन जो हिज मास्टर वाइस जो उनको कह दें वो बोल देते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो खुद वजीर आजम तुम्हारा कह रहा है कि भाई हमने बजट जो है वो तो हमें किसी और ने बना के दिया है। और जाते जाते बस एक चीज का मैं कहना चाह रहा हूँ, मलिक ने क्रिकेट की बात की थी ना, उस पर हम सारे डिप्रेस हुए थे, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है कल एमल वली खान ने भारत की जीत के ऊपर जय हिंद का नारा लगाया, और मेरा ख्याल है उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है। अगर हमारी लीडरशिप इस सतह पे जा रही है और वो सारा कुछ आप PTI के ऊपर ना डाल दें, एंटी रियासत बयानिया लेके निकलते हैं, वो यूं करते हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, क्या इन्हें माफ़ी है? ठीक, हर तरह की माफी है कि ये जो मर्जी कहते रहे। अगर ये इमरान खान ने कहा होता जय हिंद तो आज मीडिया भी फट गया होता, एंकर्स भी जबाने बाहर निकाल के गिरने वाले हुए होते। बहुत सारे एनालिस्ट के ऐसा लगता कि जैसे कुर्सी में कोई चीज निकल आई उठ उठ के बोल रहे होते। इसके ऊपर सब खामोश हैं। क्यों? ये मुनाफकत क्यों करते हैं हम? पाकिस्तान से कमिटमेंट जो है ना, वो हम इमरान खान की वजह से ना किसी की वजह से, पाकिस्तानी होने की वजह से। तो अगर एमल वली खान इस तरह की बात कहते हैं तो इस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि मौलाना जो है वो हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला सकते हैं? मेरा हाल है चलानी की प्राइस बहुत ज़्यादा है, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की रियासत के बारे में इस बार, जो उनकी स्कूल ऑफ थॉट है, वो कोई पॉलिटिकल चेंज नहीं चाह रहे। उनकी किसी जगह पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ अगर बाहर आ गया जेल से तो पॉलिटिकली ये जो इकोनॉमिक्स वो समझ वो समझ रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल से हालात ठीक कर रहे हैं, हम चाइना की तरफ जा रहे हैं, हम मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम अंदर ये बजट बना रहे हैं। अब बाकी क्या रह गया कि वज़ीर आज़म असेंबली में कह रहा है कि यार बड़ी तल्ले मिनते करके ये बजट बनाया, तो कहीं पे ये थिंकिंग ये है, कहीं पे ये थिंकिंग है कि ये पॉलिटिकल क्योस जो होगा ना, ये शहबाज हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। वो समझते हैं कि इससे हमारा जो हम तिनकों से जो घर बना रहे हैं ना, इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ, बिखर जाएगा। मुझे लगता है कि रियासत बहुत सख्त रिएक्ट करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मलिक ने पहले बात की ना कि ये निज़ाम चलता नज़र नहीं आ रहा, वैसे मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ अपनी बात को, क्योंकि यहाँ मैं इतनी बात ही कर सकता हूँ। मलिक मुताद बच्चा है तो इसलिए ये उतनी बात करता है जितनी डाइजेस्ट हो सके। लेकिन पूरा हफ्ता भी तो शो करना है ना। एक आपको बात बता दूं कि ये सिस्टम जो है ना नाकाम होगा और पहुंच होके इमरान खान के पास आएगा। और इमरान खान जो है, जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने तो साबित कर दिया कि ये नैले नहीं है, ये दैले हैं। ठीक है ना, इन्होंने तो इस मुल्क की इकोनॉमी का पिछले मलिक साहब आप पर कितने अरसे से हम कह रहे हैं जी 11 अरब फला से आने, 12 अरब फला से आने, 1 रुपया नहीं दिया किसी ने। ऐसे ही है, हर बंदा है, पता है क्या कहता है जब आप जाएं तो कहते हैं जाके हालात ठीक करें। यार आप 11 अरब आपने सिर्फ दुबई से कोई पैसे ले आओ, सारे मसले हल हो जाए। ये देखे ना कैसा जुमला है, ठीक है ना, इससे मेरी कितनी रहती है। क्यों नहीं हम 11 अरब डॉलर के ऊपर कोई बात कर रहा है भाई? तमाशा लगाया। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह रही कि यार जब 2 साल में इस मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा था तो इस मुल्क से 11 अरब डॉलर दुबई जा रहे थे। बिल्कुल, कौन लेके गया? भाई अब भी जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं इस वक्त भी। मैं कल एक बड़े रिलायबल बंदे से बैठा था, ये उसकी स्टेटमेंट है। कल उसने मुझे बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त जब हम शो इस वक्त भी पासन से हो रही है, बड़ी खौफनाक हो रही है। तो रोला पाई जाओ तो अंदरों अंदरों खाई जाओ। मुझे जो मरियम साहब ने बिजली के बिल पे कहा था ना। ओके आज के बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।